जा रहे हैं सारे बाजार छुट्टियों पे जा रहे हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों पर, जिसके चलते अब बाहर के एक्शंस, बाहर के इंडिकेटर्स थोड़े सुस्ता जाएंगे। और इसी बात की चर्चा मैंने आज की वीडियो में करी है। इसका प्रभाव भारतीय बाजारों पे क्या हो सकता है, इस बात की चर्चा को डिटेल में आज की वीडियो में किया है। वीडियो खास है, इसको मिस मत करिए। बाकी आप अपने विचार बताइए डार्लिंग, आपको क्या लगता है इस बार बाजार छुट्टियों में हमारी एक्सपायरी पर गिरेगा, बढ़ेगा या रेंज बाउंड होगा? डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और अपने विचार भी वीडियो में देता हूं, तो फटाफट कमेंट करिए और मैं उसके रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मूड माहौल बाजार का बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और एक बड़ी बात होने वाली है वो ये कि सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्रिसमस और न्यू ईयर के हॉलीडेज़ पर जाने वाले हैं। अब ये जो हमारी एक्सपायरी पड़ेगी वो तब पड़ेगी जब वहाँ पर छुट्टियाँ होंगी, यानी हमें कोई भी ज़्यादा प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे। तो इसके चलते भारतीय बाज़ारों में क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न इस वक्त हमारे सामने है। मेरे को पर्सनली लगता है भारतीय बाज़ारों में बहुत उछल कूद नहीं होगी, ऊपर ऊपर नीचे करते 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 ये एक्सपायरी तो शांति से जहाँ पर बाज़ार क्लोज है उसके आसपास ही हो जाएगी, अनलेस ऑपरेटर ने कुछ बड़ा ना सोचा या कोई बड़ी शॉर्ट या बड़ी लॉन्ग ना आ जाए। अदरवाइज़ मुझे लगता है अभी ये माहौल थोड़ा सा ठंडा ठंडा निकलेगा और सही मायने में मुझे लगता है अच्छी खरीदारी जनवरी के महीने में आनी चाहिए और जनवरी के महीने में मुझे लगता है एक बड़ा नया रिकॉर्ड हाई भी बन सकता है। बाकी साहब ये मेरे विचार हैं, नॉस्ट्रेडमस में हूँ नहीं, गलत भी हो सकता हूँ, हालांकि मैं अभी बुलिश हूँ। भाई आपको क्या लग रहा है? आप अपने विचार कमेंट में बताइए, तभी तो पता चलेगा। और डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो अब अगर हम देखें कि आज कैसा मूड माहौल रहा, तो आज का मूड माहौल बढ़िया था बाजार का। सारे बाजार टनाटन ओवरऑल मूड में ही चल रहे थे। जैसे अगर हम एशियाई बाज़ारों की बात करें तो एशियाई बाज़ारों में जो आज रहा मूड माहौल वो बढ़िया ही रहा। एक आपका चाइना गिरा हुआ था, चाइना थोड़ा ढीला ही चलता रहता है। हांगकांग और जरा ज़्यादा गिरकर बंद हुआ 0.25%, पर कॉस्पी फ्लैट ही था, हालांकि हल्का सा लालियाली में बंद हुआ। आपका ऑस्ट्रेलिया भी हल्का सा फ्लैट ही था, 0.03 0.02% ना के बराबर लालियाली में बंद हुए। लेकिन निकाई भी फ्लैट ही था, 0.03% हरियाली में बंद हुआ। तो यानी ये मोटा मोटा ये कहेंगे कि भाई हमारे एशियाई बाजार मोटे मोटे आज फ्लैट ही बंद हुए हैं। अब अगर मैं यूरोप की तरफ चलता हूँ तो भाई साहब झंडे गड़ रहे हैं वहाँ पर। वहाँ कोई ऐसा बाजार नहीं है जो लाल हो, सारे बाजार हरियाली में। हालांकि हरियाली बहुत ज़बरदस्त नहीं है, हल्की फुल्की हरियाली। फिर मोएक्स रशिया का इंडेक्स इस वक्त 0.25% बढ़ा हुआ है। अब अगर हम चलते हैं यूएस की तरफ, तो यूएस में जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो मुझे मालूम नहीं आज ये बाज़ार खुलेंगे नहीं खुलेंगे। इस वक्त ब्राज़ील खुला हुआ है और ब्राज़ील जो है वो हल्का सा हरियाली में है। फ्यूचर्स की बात करूँ तो यूएस के सारे फ्यूचर हरियाली में है। एक डाउ जोन्स यानी US 30 जो है हल्का सा लाल है। तो ये सारा मूड माहौल है। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें आज, तो जिस तरह से भारतीय बाजार बंद हुए 21,350 के लपेटे में निफ्टी, वो 21,411 के लपेटे में ट्रेड कर रहा है, यानी हल्का सा आपका पॉजिटिव साइड पे ही है। अब एक बार ये आज नज़र दौड़ाते हैं, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से मैंने रिस्क मैनेजमेंट करते हुए आपकी शुभकामनाओं से लगभग 1 पैसे का प्रॉफिट आज कमाया। आज मैंने 2 स्क्वायर ऑफ किए थे, जिसमें मेरे को 1 पैसे के लगभग का प्रॉफिट हुआ। 2 फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी डार्लिंग, 1 फ्यूचर बाय स्ट्रैटेजी, 2 एग्रेसिव पुट सेल स्ट्रैटेजी, 2 सेफ पुट सेल स्ट्रैटेजी और 4 सेफ
आपने 2 सेफ पुट और 4 सेफ पुट है। सर 2 कॉल है 4 पुट है। अच्छा, ये मैडम से गलती हो गई है, ये कॉल है। 2 सेफ कॉलें बेची मैंने और 4 सेफ पुट बेची। तो ये थे मेरे आज के ट्रेड। अब अगर मैं बात करूं तो टाटा केमिकल के मैंने एक फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ कर दिया जिसमें मुझे 41,000 से ऊपर का मुनाफा हुआ। फिर मेरे पास ना 4 लॉट पड़े थे फ्यूचर में रिलायंस के, अच्छे भाव खरीदे हुए थे, और उसमें से एक लॉट मैंने स्क्वायर ऑफ किया तो 3 बच गए। 4 थे ना, एक स्क्वायर ऑफ कर दिए, 3 बच गए। तो ये प्रॉफिट 4 का है, इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे आप तो 1 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि लगभग कितना बनता है 57,000। तो कुल मिला के मेरा 99। तो ये जितने भी मैंने ट्रेड किए ये रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए किए, अपने रिस्क रिवॉर्ड एपेटाइट को देखते हुए। भाई मेरा सदा ये मानना है कि शेयर बाज़ार में अगर हमारा कंट्रोल रिस्क के ऊपर हो, अगर हम अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हो, अपने कैश मैनेजमेंट को सही से करते हो और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें तो शेयर बाज़ार में अच्छी कमाई हो सकती है। शेयर बाज़ार को कभी टिप्पों के बेसिस पे लेना चाहिए। भाई कोई बंदा कोई शेयर खरीद रहा है, उसके एपेटाइट को सूट करता है वो खरीद रहा है, मेरे को नहीं करता। ऐसे ही मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी के शेयर हैं 1 रुपये से ज़्यादा के, मैं उसमें जब देखो खरीदारी कर लेता हूँ, मेरा रिस्क एपेटाइट उसको लेके बड़ा हाई है। पर किसी मतलब मेरा है रिस्क एपेटाइट हाई है, मुझे वो अच्छा लगता है शेयर, तो मैं उसको जब मन आता है खरीद लेता हूँ। अभी इस दौरान वो गिरा था तो मैंने 1 लॉट खरीद लिया, एक उसकी कॉल स्क्वायर ऑफ कर दी, लॉट भी प्लस कर लिया, अब वो फिर भाग रहा है लाइफ टाइम हाई की तरफ। तो ये हर आदमी का रिस्क एपेटाइट पे होता है। आप किसी से प्रेरणा ले सकते हैं लेकिन आपको सौदा अपने हिसाब से करना है। आइडिया लेने में किसी से कोई बुराई नहीं होती है, पर सबसे पहले जरूरी चीज़ होती है सीखना। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये आप बात को समझिए। मैं बार बार डिस्क्लेमर्स इसलिए देता हूँ क्योंकि बच्चे मेरे से पूछते हैं सर फलां शेयर ले ले, मैं कहता हूँ भैया मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, अपने रिस्क एपेटाइट से काम करिए। अगर नहीं समझ में आता किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको वीडियोस द्वारा, डेमोज द्वारा समझाना, ये बताना कि कितना खतरा होता है। आपने पीछे देखा था मेरा कितना लॉस हो गया था, वो सारा लॉस रिकवर हो गया। ऑलमोस्ट मेरे को 60 पैसे का FNO और पोर्टफोलियो में नुकसान था, 50 पैसे के आसपास का रिकवर हो गया। अब थोड़ा सा 150 पॉइंट और ऊपर बाजार चलेगा तो सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। और मैंने जो पोजीशनें बनाई, नए नए सेक्टर्स में एंट्री ली, नए नए कंपनियों में काम किया, उससे मुझे लगता है आने वाले वक्त में मेरा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो आप भी अगर सीखना चाहें, मैं फिर बोल रहा हूँ मैं टिप नहीं देता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। उसके लिए कॉल कर सकते हैं मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाकर मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। पर फिर से सुन लीजिए, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ। आप मेरे से पूछेंगे सर हम ये शेयर खरीद लें, हम ये शेयर बेच दें, मैं यही कहूँगा अपने रिस्क एपेटाइट से काम करिए। मैं किसी को कभी नहीं कहता क्या चीज़ खरीदिए क्या चीज़ बेचिए। सिंपल सी स्टोरी। डीमैट अकाउंट खुलवाना तो मेरी टीम को आप इसी नंबर पे 70 11 323 077 पे कॉल कर सकते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मेरा ध्यान उधर की तरफ चला गया। डिस्क्लेमर देते देते माइंड में वो आ जाता है ना यार, बच्चों जो है ना, बच्चे जो हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, सदा अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करना चाहिए। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मार्केट मूड आज सुधार हुआ है, लगातार आप देखेंगे मार्केट मूड जो है 77.28 पे पहुँच गया था, गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, 1 2 3 4 दिन गिरा है और आज उसने एक रिकवरी ली है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में आज एक मजबूती की शुरुआत हुई है। बाकी देखो शेयर बाजार में पता कुछ नहीं है, गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ मार्केट मूड इंडेक्स को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, अब ये मार्केट मूड 60 के ऊपर जायो रे। सीधी सी बात है। तो अब ये मार्केट मूड 60 के ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी गलत हो सकता हूँ। देखिए US डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे आ गया। लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 3.8728 आ गई है। लोग इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्रूड 80 के नीचे है, यानी इंटरनेशनल इंडिकेटर्स इतने फेवरेबल हैं। वहाँ जो है वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हमारा ग्रोथ रेट बहुत अच्छा आएगा। ये सारी बातें इतनी पॉजिटिव हैं। और देखिए US डॉलर और INR लगभग 83 के आसपास स्टेबल है। 84 चला जाए ना तो दिक्कत होगी, 83 के आसपास स्टेबल है। तो इस पर हम एडजस्ट हो चुके हैं क्योंकि क्रूड ऑयल भी तो सस्ता हो गया, तो ओवरऑल हमारा क्रूड के इंपोर्ट पे बड़ा डॉलर खर्च होता है, तो वो कम ही खर्च होगा क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता है। तो सारे इंटरनेशनल इंडिकेटर इस तरफ पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऊपर से बाजारों में इलेक्शन है,
इलेक्शन के दिनों में मैंने देखा है ओवरऑल बाज़ार पॉजिटिव ही रहता है। अगर हम इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद का 6 महीने से 1.5 साल तक का पीरियड ले लें तो बहुत अच्छी रिटर्न आती है। हालांकि याद रखिएगा इसमें वोलेटिलिटी भी रहती है। अभी ना मेरे पास डाटा नहीं आया FIs का, इसका इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर का, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करिए आप। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहीं से करिए। वहाँ पे मैं कोई टिप विप नहीं देता, टिप मैं देता ही नहीं कहीं पर भी। मैं वहाँ पर जो है आपको बड़ी प्यारी बातें बताता हूँ और बाज़ार सुबह सुबह लेके आता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल मेरे फेक भी बने हुए हैं। आज भी FIs ने कैश सेगमेंट में बिकवाली करी है और DIs ने खरीदारी करी है और नेट में हल्की सी 650 करोड़ से थोड़ी सी बड़ी बिकवाली आई। एक्चुअली कई लोग पूछते हैं कि सर ये बिकवाली क्यों हो रही है। एक्चुअली मैंने ये देखा है कि जब ईयर एंड आता है, क्योंकि हमारा हम आपको पता नहीं मालूम है नहीं मालूम है, हमारे देश में ईयर एंड होता है 31 मार्च को और बाहर जो ईयर एंड होता है वो 31 दिसंबर को। तो FIs वगैरह जो होते हैं, जो बाहर के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको अपने प्रॉफिट्स वगैरह दिखाने होते हैं ताकि वो डिविडेंड वगैरह दे सकें, वो सारा रिपोर्टिंग होती है ना। इसके चलते थोड़ा सा प्रेशर सेलिंग का ईयर एंड के वक्त पे देखने को मिलता है, जो आप देख रहे हैं लगातार आ रहा है। तो ये एक रीजनेबली आना चाहिए धीरे धीरे ही, और मुझे लगता है इसका बेनिफिट हमें जो मिलेगा जब जनवरी में वो वापस लौटेंगे छुट्टियों से, तब एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो ये पीरियड है जिसमें हम, मेरे को लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हमारे बाजार आधा % तेज रहे, 21,255 पे कल बंद हुए थे। हल्की सी 40 पॉइंट की गैप ऑफ ओपनिंग, 2 बार बॉटम टच करने की कोशिश करी, 21,235 के लपेटेगा, और 2-3 बार पीक टच करने की कोशिश करी 21,390 की, और उसके आसपास 21,349-50 कह लीजिए, 94-95 पॉइंट कह लीजिए, बढ़कर 0.44% की बढ़त के साथ बंद। आज भाई साहब टेक के शेयर 2 मजबूत थे, विप्रो, HCL टेक। मारुति सुजुकी जिसमें मैंने पीछे बहुत सारे काम किए थे, आज वो ऊपर था। टाटा मोटर, हिंडाल्को, कोल इंडिया, इनमें से सारे शेयर मेरे पास है। बस मैं ये कहूँगा कोल इंडिया और आपका HCL टेक कम मात्रा में है। कोल इंडिया का एक भी लॉट नहीं है निकल गए थे यार, ऐना भग जाएगा किन्नू पता सी, पर फिर भी मेरे पास 2000 शेयर तो पड़े होंगे मरे से मरे। गिरने वालों में ग्रासिम नहीं है, SBI नहीं, ICICI बैंक थोड़ा है, बजाज फाइनेंस है, HDFC बैंक बहुत है, HDFC लाइफ बहुत है, SBI लाइफ इंश्योरेंस नहीं। तो ये शेयर जो है आज गिरे हुए थे। गिरावट जो है ठीक ठाक सी थी। अब मैं बात करूँ इंडेक्स चार्ट की, तो चार्ट ने जो है कहते हैं यहाँ से तो भागा, फिर यहाँ गिर के अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ तो बस आपका बुलिश क्रॉसओवर समाप्ति पे, और RSI अभी भी मजबूत है 71-72 के लपेटे में। अब ये जो मंथली एक्सपायरी है इसका अगर आप देखेंगे, दुर्दशा बड़ी ख़राब सी हो जाती है इसकी। अब ये कितना ऊपर था 1.48, गिरते गिरते 1.02 पे है, तो अब रिकवरी पे आ गया 1.11। मैं कह रहा हूँ इसमें काफ़ी रीजनेबल रिकवरी है, तो मुझे लगता नहीं है बाजार रेंज बाउंड ही होकर निकल जाएगा। हो सकता है हमें एक्सपायरी पे एक बड़ी छलांग, या एक बड़ी नहीं कहूँगा, छोटी छलांग तो होगी, छोटी वाली या गिरावट छोटी वाली देखने को मिल सकती है। तो अब कॉल का ओपन इंटरेस्ट तो हाईएस्ट 22,000 पे, पुट का ओपन इंटरेस्ट 21,000 पे, तो रेंज जो निकल के आ रही है 21 से 22 की निकल के आ रही है। और ये हमने डिस्कस कर लिया। निफ्टी बैंक आज गिरकर बंद हुआ, निफ्टी बैंक की आज लगी हुई थी लॉट 47,840 पे बंद हुआ था। फ्लैट खुलता है, खुलते ही थोड़ी ऊपर की डायरेक्शन रखता है, एक पीक बनाता है 48,71 पर, अच्छा पीक है, लाइफ टाइम हाई के पर नज़दीक है, पर फिर टिक नहीं पाता, सारा दिन गिरता रहता है। 2 बार बॉटम टच करने की कोशिश करता है 47,415 पर, अल्टीमेटली 47,491, लगभग 47,500 राउंड फिगर में अपनी नाक कटवाकर 350 पॉइंट गिरकर 3/4% की गिरावट के साथ साला चला जाता है। ये बड़ा बेशर्म रहता है। आज इसमें सिर्फ 3 ही बैंक बड़े होते, कोटक महिंद्रा, IDFC फर्स्ट और फेडरल, बाकी सब की लंका शंका गुल थी। सबसे ज़्यादा गिरावट बंधन बैंक में थी, अच्छा भागा था ये बंधन पक्के धागों का, फिर वो पक्के धागे कच्चे हो गए, फिर वापस काफ़ी नीचे आ गया, अब फिर गाना बदल गया, ये बंधन कच्चे धागों का। ये साला बंधन बैंक नहीं चल पा रहा है, इसे अपने IPO प्राइस पे भी नहीं आ पाया अभी तक। और ये देखिए इसमें काफ़ी देखने वाला है कि बुलिश क्रॉसओवर समाप्त होने वाला है। इसका कंसोलिडेशन काफ़ी दिन से यहाँ है, ये वाला गैप इसने पूरा फिल कर दिया है, 1 और 2 गैप इसके छोटे हुए हैं। RSI इसका रीजनेबली गुड है, 64 के लेवल पे, तो ये भी अब कंसोलिडेट होकर एक बार को ऊपर की यात्रा कर सकता है। हालांकि आप देखेंगे पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है आज घटकर
घटा है, मतलब जो उसका मैक्सिमम लेवल है वो 45 पे चला गया। ये डर की भावना शो करता है। और कॉल राइटर्स अभी भी 48,000 पे जम के बैठे हुए हैं। 48,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट कम है। 47,500 के लपेटे में बाजार खड़ा है। और पीसीआर काफ़ी गिर चुका है, बड़ा वोलेटाइल रहा है पीसीआर। कहाँ वो 1.10 से 0.81 आया, वहाँ से 1.23 गया, अब 0.92 आ गया। पीसीआर गिरने का मतलब कॉल रेटिंग ज़्यादा हुई है। कॉल रेटिंग ज़्यादा का मतलब क्या है? मंदी के संकेत है। तो कहीं ना कहीं ये मंदी के संकेत को दर्शा रहा है। तो ये थी सारी आज की बढ़िया सी कहानी। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी पोजीशन कितनी बैठे बना के बैठे हैं? मेरी पोजीशन इस वक्त मैक्सिमम लेवल पर है। इससे बड़ी पोजीशनें जो थी वो 2021 में थी, एंड में, नवंबर दिसंबर में थी। 2021 अगस्त नवंबर दिसंबर में वो बहुत ज़्यादा थी। उतनी तो आज भी नहीं है, पर काफ़ी अच्छी सारी पोजीशनें फिर भी मेरी आज बनी हुई हैं। इस एक्सपायरी पे फिर पोजीशनें कम होंगी तो नए काम फिर शुरू होंगे। तो इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।